हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुभाष आईएएस में स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे ये पहला पेज जो शो हो रहा है आपके स्क्रीन पे, ये मेरी ज़िंदगी के जो भी एग्ज़ाम्स मैंने क्लियर करे हैं उसके प्री के नंबर्स हैं। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जब मैं पढ़ाऊँगा आपको तब आप मेरे बारे में जान पाएंगे कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ। उससे पहले मैं अपना जो भी एग्ज़ाम्स दिया है, जो नंबर मेरे आए हैं, उसको मैं शो कर रहा हूँ क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका समय है वो बहुत कीमती है। और आपको कम समय में एग्ज़ाम को कंप्लीट करना है, तो आप ऐसे यूट्यूब चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें जो ऑथेंटिकेट हो। कुछ भी पढ़ा देने से, कुछ भी याद कर लेने से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते। दोस्तों, आप ट्रस्ट करें, मैं आपको अपने नोट्स से, जिसके बदौलत मैंने सफलता हासिल की है, मैं उसके थ्रू आपको पढ़ाऊँगा। नोट्स अगर आप देखना चाहें तो मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये मेरे नोट्स हैं। इसी से आप प्री भी निकाल सकते हैं और इसी से मेंस भी निकाल सकते हैं। इसको मैं समझाऊंगा, क्योंकि मेरे नोट्स से हैं, इसलिए आप इसको देखें, अच्छे से समझें, स्क्रीनशॉट लें और फिर इसको रिवाइज करें। दोस्तों, मैं सबसे पहले अपने एग्ज़ाम्स के बारे में बताता हूँ। मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं, यूपीएससी के दिए हैं, और स्टेट में यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड और राजस्थान, इन सब स्टेटों को मैंने जाकर एग्ज़ाम दिए हैं। जो मेरे पास मार्कशीट अवेलेबल है मैं उसको आपको शो कर रहा हूँ, और जो नहीं है उसको मैं शो नहीं कर पा रहा हूँ। आप ये देखें, बीपीएससी का ये बैच है 53वीं से 55वीं बैच का है, जहाँ पे 104 जनरल कट ऑफ था और मेरे 108 आए थे। बाद में जनरल कट ऑफ गिर के 104 आ गया था, 100 हो गया था। कोर्ट केस के बाद मेरे घट के 107 आ गए थे, यानी टोटल 7 नंबर प्लस था मेरा जनरल से। दूसरा आप देखें, ये है बीपीएससी का 56वीं से 59वीं बीपीएससी का, जिसमें 87 जनरल का कट ऑफ शो हो रहा है, और मैंने जो नंबर लाए थे वो 94 है, यानी 7 नंबर जनरल से ज़्यादा। अब तीसरा आप देखें, ये भी बीपीएससी का है, 60 से 62वीं का है, जहाँ पे मैंने 107 लाए थे और जनरल की कट ऑफ थी 97, यानी टोटल 10 नंबर ज़्यादा जनरल कट ऑफ से मैंने लाए हैं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे ये ब्लू लाइन में लगा दे रहा हूँ, जहाँ पे कैटेगरी, जहाँ पे फादर्स नेम मैं शो नहीं कर रहा हूँ। अगले में देखेंगे आप, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ नहीं शो कर रहा हूँ, क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पज़ से ऐसा कर रहा हूँ मैं। आप चाहें तो मेरा रोल नंबर और आरपीएससी है, बैच है, किसी में बीपीएससी से आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का 2016 बैच का मार्कशीट है, इसमें नहीं दिया इन्होंने, लेकिन मेरे 2016 के मार्कशीट हैं, जिसमें मेरे आई 87.7, लेकिन जो कट ऑफ गई थी वो थी 78 पॉइंट समथिंग, यानी 9 नंबर ज़्यादा जनरल की कट ऑफ से। अब इसके बाद आप देखेंगे जेपीएससी का, ये मेंस का मैंने लगाया है क्योंकि प्री का जो मार्कशीट है वो मेरे पास नहीं है, और यूपी भी मैंने प्री क्लियर किया है, उसके बाद एमपी भी 2014 में क्लियर किया, बट उसके मार्कशीट मेरे पास से अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं शो नहीं कर पा रहा हूँ। दोस्तों, मैं अपने नोट्स से पढ़ाऊँगा आपको और आपको बताऊँगा कैसे कम टाइम में नौकरी वाली पढ़ाई करें। नौकरी वाला पढ़ाई करने का तात्पर्य ये है कि आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको एग्ज़ाम्स जाने हैं, और एग्ज़ाम में जाके जहाँ 4 ऑप्शंस मिलते हैं। देखिए, दुनिया का सबसे आसान एग्ज़ाम है ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स, जहाँ आपके आंसर आपके आँखों के सामने होते हैं। मैं जो अपनी पढ़ाई के थ्रू, इतिहास हो, ज्योग्राफी हो, या फिर पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, जो भी होगा मैं वीडियो बनाता रहूँगा और मैं आपको बताता रहूँगा। सिर्फ वही बताऊँगा जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। आपको बेवजह ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। हम मेंस के लिए है तो मेंस के लिए फिर आपको मैं जो बताऊँगा वो वीडियो को गौर से सुनिए, डाउनलोड कर लीजिए, या फिर इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और मेरी बातों को अच्छे से सुनिए, ताकि ये मेरा नोट्स है। आप स्क्रीनशॉट सिर्फ लगा लेंगे तो उससे काम नहीं चलने वाला। मेरा नोट्स है, मैं जब समझाऊंगा तब आपको मेरा नोट्स समझ में आएगा। तो दोस्तों, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रॉलेट सत्याग्रह, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड
जो हुआ उसी के संदर्भ में सारा चीज़ होगा। और मैं आपको पढ़ाता हूँ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में, आपको समझना पड़ेगा। ये सिर्फ अगर अपने देश में कोई घटना घट रही है तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अपने देश के परिस्थितियों से संचालित होकर अंग्रेज ऐसा नियम ला रहे हैं। नहीं, अंग्रेज का साम्राज्य जो है पूरे विश्व पे है, वो विश्व की परिस्थितियों से संचालित हो रहे हैं। तो आप देखेंगे जब 1919 में रॉलेट एक्ट आया, उससे पहले क्या हो रहा था। उससे पहले 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध की घटना घटी। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिक शामिल थे। आप देखेंगे कि जब विश्व युद्ध चल रहा है कहीं भी, आज भी अगर वार टाइम समय आ जाए, जैसे अभी देखिए कि अगर भारत में इमरजेंसी लग जाए, जब वार होगा तो इमरजेंसी लगेगी, हमारे मौलिक अधिकार बहुत सारे छीन लिए जाते हैं। वैसे ही 1914 से 18 के दौरान भारतीयों को बहुत सारे अधिकार छीन लिए गए, क्योंकि अंग्रेज युद्ध में फंसे थे। लेकिन इससे तो उनको आसानी हो रही थी कानून बनाने से। लेकिन जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया 1918 में, तब अंग्रेजों के समक्ष ये चुनौती आया कि अब भारतीयों को कैसे नियंत्रण करा जाए। तब उन्होंने एक कानून बनाने का सिफारिश किया कि ऐसा कोई कठोर कानून बनाया जाए जिससे भारतीयों को विद्रोह करने से रोका जा सके। और आप देखेंगे कि 1919 ईस्वी के बाद से ही भारत में क्रांतिकारी गतिविधियाँ बढ़ती जा रही हैं, चरम सीमा पे आगे बढ़ रही है। तो इसको नियंत्रित करना भी अंग्रेजों का उद्देश्य था। तो एक सेडिशन कमेटी की स्थापना की गई थी ब्रिटिश संसद के द्वारा, जिसने पूरे विश्व में जहाँ जहाँ उपनिवेश थे अंग्रेजों के, देखिए उपनिवेश का मतलब होता है अंग्रेज जहाँ शासन कर रहे हैं वो उपनिवेश कहलाया। और जैसे भारत, और भारत के संदर्भ में इंग्लैंड जो है वो मातृ देश है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेडिशन कमेटी थी, उन्होंने सब पूरे साम्राज्य पे, ब्रिटिश साम्राज्य पे, विश्व में जहाँ भी है वहाँ पे कठोर कानून लगाने का प्रस्ताव रखा। तो भारत के संदर्भ में एक एक्ट पारित किया गया, जिसका ड्राफ्ट जो था उन्होंने तैयार किया था। उनका नाम है न्यायाधीश सिडनी रॉलेट। इसकी अध्यक्षता में क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए एक एक्ट लगाया गया, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। ये देखिए, उसके तहत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पे, और दूसरा है गुप्त रूप से मुकदमा चलाना शामिल था। संदेह के आधार पे गिरफ्तार कर लेना और गुप्त रूप से मुकदमा चलाना और सजा देना, अर्थात न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील की व्यवस्था थी इस कानून के तहत। अतः इसे काला कानून कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि काला कानून किसे कहा जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा रॉलेट एक्ट। ये कब पारित हुआ? 1919 ईस्वी। इस कानून के विरोध में क्या होता है, दो भारतीय हैं, मैं बताऊंगा, एक मदन मोहन मालवीय और दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना। ये दो हैं, एक और दो हैं। इन दोनों ने केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा से इस्तीफा दे दिया। आपको ये दोनों नाम याद करना पड़ेगा, मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा, आज की संसद है वैसे ही पहले एक अंग्रेजों के समय में केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा थी, केंद्रीय विधानसभा भी बोलते हैं उसको। और प्रथम अध्यक्ष जो थे उनका नाम था, जो प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे उनका नाम था सरदार विट्ठल भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई सरदार विट्ठल भाई पटेल। मदन मोहन मालवीय, इनका नाम आप याद करेंगे तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है उसके संस्थापक हैं मदन मोहन मालवीय। इनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप इसी चैप्टर में आगे आएगा कि जब ये जलियांवाला बाग घटित हो जाता है, उसके बाद जो कांग्रेस की तरफ से एक कमेटी बिठाई जाती है, जांच कमेटी बिठाई जाती है कि अंग्रेज़ों के द्वारा कितने भारतीय मारे गए और इसके लिए दोषी कौन है, उसके मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष भी बनाए गए थे बाद में। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में मदन मोहन मालवीय एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा से इस्तीफा दे दिया। ये दो नाम आपको याद रखने हैं।
अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू हुआ। आप लोगों को ये डेट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब रॉलेट एक्ट लागू हो गया, गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का गठन किया। अब आप फिर डेट देखेंगे, ये डेट याद करने की ज़रूरत नहीं है, मेंस के पर्पज़ से है, टाइम के कौन सी घटना पहले घटी आप समझें। रॉलेट एक्ट लागू हुआ, उसके बाद गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल या सत्याग्रह करवाई और भारत के तूफानी दौरे पर निकल पड़े और उन्होंने दिल्ली, बॉम्बे, लखनऊ, दक्षिण भारत के अनेक शहर गए। अब देशव्यापी हड़ताल हो रहा है, देशव्यापी पूरे भारत में हो रहा है और साथ में इसमें भागीदारी बढ़ रही है। पहले के जितने भी आंदोलन किए गए उससे भागीदारी बढ़ रही है। इसमें भागीदारी कौन ले रहे? होम रूल समर्थकों ने सहयोग किया। मैं यहाँ पे लिखा हूँ, होम रूल समर्थकों ने सहयोग किया। होम रूल समर्थक कौन थे? तो एक होम रूल आंदोलन चला था 1917 में, जिसके नेतृत्व करता थे बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक थे, वो महाराष्ट्र को और कर्नाटक का नेतृत्व कर रहे थे। बाकी जो भारत के बच्चे इलाके थे उसको नेतृत्व प्रदान कर रही थी श्रीमती एनी बेसेंट। ये भी एक क्वेश्चन है जो आप पढ़ेंगे, आगे बताऊंगा मैं। अब आप पढ़ें यहाँ पे पंजाब में क्या होता है। पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये आंदोलन पूरे देश में चल रही है, पंजाब में एक घटना घटती है। डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेज गिरफ्तार करता है और उनको पंजाब से निकाल बाहर कर देता है। इस गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919, ये याद रखें क्योंकि इस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन को जलियांवाला बाग अमृतसर में है, एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में पंजाबियों, जो पंजाब में वहाँ पे जो लोग थे, उन लोगों ने जलियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन किया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कि जलियांवाला बाग में जो जनसभा आयोजित की गई वो किस लिए की गई थी, तो आएगा कि रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए, तो सभी इस पर टिक मारते हैं, लेकिन ये आंसर सही नहीं है। सही आंसर होगा डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी किया गया था, उसके विरोध में यह जनसभा का आयोजन किया गया था। जलियांवाला बाग जो है उसके मालिक का नाम है जल्ली। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक पूछा नहीं है। आगे आप देखें, जनरल डायर जो पंजाब का पूरे पुलिस कानून व्यवस्था जो देखने वाला था, उसका नाम था जनरल डायर। उसको एक भारतीय थे, हंसराज था, इसने सहयोग किया और इसकी सहायता से जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर अंदर में घुस के और निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाई, जहां हजारों लोग मारे गए। दोस्तों मैं कुछ पिक दिखाऊंगा आपको जहाँ पे कैसे घटना घटी, वो आप देखें इसमें। ये देखें आप, ये है जो पिक है, आप इसमें देखेंगे कि जहाँ जहाँ स्पॉट करके घेरा लगाया गया है या गोलियों के निशान है। जो जलियांवाला बाग के दीवार है उसका फोटो है जहाँ पे गोलियों के निशान ये दिखाई दे रहे हैं, चौखुट में बना हुआ है। आप ये देखें, ये जाने का रास्ता है जलियांवाला बाग में, बिल्कुल सकरी गली है जहाँ पे 2-3 लोग जा रहे हैं, तो देखिए आपस में कंधा टच हो रहा है इनका। इतनी कम जगह थी और उसके बाद फील्ड है और फील्ड में जनसभा का आयोजन हो रहा था। ये देखें, फील्ड के किनारे पहुंच के इन लोगों ने गोलियां चलाना शुरू करा और हज़ारों लोग मारे गए। ये देखें जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को घटना हुई और ये देखें ऐसे निहत्थी भीड़, बिल्कुल भारतीय, आप देख रहे हैं दुखद स्थिति है। ये देखें, ये जो राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है ये एक कुआं है जहाँ पे भारतीय अपनी जान बचाने के लिए कूद गए और इसमें कूद के मर गए। करीब टोटल 1200 के आसपास भारतीय की मृत्यु हुई। इसमें हत्या कर दी गई, मृत्यु क्या, ये तो हत्याकांड था, हत्या कर दी गई। आप देखें ऐसे। इसके बाद आप पढ़ें कि इस हत्याकांड के विरोध में, इस हत्याकांड के विरोध में सबसे पहले आप देखेंगे नाम है शंकरन नायर का। एक शंकरन नायर है, इन्होंने क्या किया, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। वायसराय जैसे आज भारत के प्रधानमंत्री हैं, उसी समय
आज़ादी के पहले वायसराय हुआ करते थे, जो ब्रिटिश संसद की तरफ से, ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से एक प्रतिनिधि था, महारानी की तरफ से एक प्रतिनिधि जो भारत में जिम्मेदार था कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो उसकी सहायता करने के लिए भी कुछ मंत्री, आज जैसे मंत्री होते हैं वैसे मंत्री होते थे, जिसमें शंकर नारायण भारतीयों को भी शामिल किया गया था। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये क्वेश्चन बनता है, पूछा जा चुका है, फिर से पूछा जा सकता है, इसलिए ये याद रखें। हिस्ट्री में क्वेश्चन लिमिटेड हैं, बट आपको समझ के पढ़ना पड़ेगा, एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछते हैं। दूसरा इसमें पढ़ देखेंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी। ये कैसर-ए-हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, उस समय भारत में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक ब्रिटिश का हेल्प कर रहे थे, और महात्मा गांधी को भी लोकतंत्र में विश्वास था, और ब्रिटेन लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रथम विश्व युद्ध लड़ रहा था। इसलिए महात्मा गांधी ने पूरे भारत में आकर घूमकर नौजवानों से आग्रह किया कि आप ब्रिटिश सेना में शामिल हो और ब्रिटिश की तरफ से लड़ाई लड़ें ताकि लोकतंत्र की रक्षा की जाए। इसलिए महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट के नाम से भी पुकारा जाने लगा। तो यहाँ भी क्वेश्चन बनेगा कि भर्ती करने वाला सार्जेंट कौन था, तो वहाँ आपको आंसर देना है महात्मा गांधी। और इन सब से खुश होकर अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी, और इस उपाधि को, कैसर-ए-हिंद की उपाधि को, महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 13 अप्रैल 1919 के बाद उन्होंने उपाधि को अंग्रेज़ों को लौटा दिया। अब देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया? सर की उपाधि अथवा नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रथम भारतीय हैं जिनको साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। पुस्तक का नाम था गीतांजलि, और इसी में अपना राष्ट्रगान है, और इनको नाइटहुड की उपाधि अंग्रेज़ों की तरफ से मिली, और इसी कारण बस रविन्द्रनाथ टैगोर नाम के आगे सर रविन्द्रनाथ टैगोर लगाने लगे। तो इन्होंने सर जो है वो लगाना छोड़ दिया और नाइटहुड की उपाधि अंग्रेज़ों को वापस कर दिया। जमुनालाल बजाज ये कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे, और इन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। अब इन चारों नामों को आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ये चारों नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कभी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आप याद रखें। अब ये देखें, ये फ़ोटो मैंने पहले ही दिखा चुका है आप लोगों को। अब ये देखें, अमृतसर का है, ये भारत का नक्शा है, और आप देखेंगे कि 13 अप्रैल 1919 सबसे टॉप पे आप देखिए अमृतसर है, जहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसके बाद हंटर कमीशन बैठती है, मई 1920 में रिपोर्ट देता है। और मैं चूँकि ये इससे रिलेटेड है, अगले जब यूट्यूब वीडियो बनाऊँगा उसमें आएगा ये सारी चीज़, जहाँ पे खिलाफत आंदोलन शुरू होता है। और ये देखिए लखनऊ है, जहाँ कांग्रेस मुस्लिम लीग का समझौता होता है 1916 में। और ये सारी चीज़ें मैं अगले चैप्टर में पढ़ाऊँगा आपको। यहाँ देखिए आप अगले चैप्टर 2 पेज का मेरा नोट्स है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें आप देखिए 18 अप्रैल 1919 ईस्वी को, डेट याद करने की ज़रूरत नहीं है। गांधी जी ने देशव्यापी हिंसा से आहत होकर आंदोलन सत्याग्रह वापस ले लिया। गांधी जी हिंसा के पुजारी थे, और जब भारत में सत्याग्रह 6 अप्रैल को इन्होंने घोषणा करी कि देशव्यापी हड़ताल किया जाएगा। इस हड़ताल के दौरान भारतीयों के द्वारा भी हिंसा की गई। चूँकि भारतीयों को अंग्रेज गिरफ्तार करते, उसके विरोध में भारतीय अंग्रेज़ों को जान से भी मार देते थे। अतः गांधी जी दुखी होकर आंदोलन को वापस ले लिया। आप देखेंगे गांधी एक ऐसा क्यों किया गांधी, यहाँ पर आगे आप देखेंगे 1922 में, जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, चौरी चौरा कांड गोरखपुर में, ये जो दिखा रहा हूँ, यहाँ भी उन्होंने क्या करते हैं, ये घटना जब घटती है 5 फरवरी 1922 को, तो उसके बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने रोलेट सत्याग्रह जो था उसको वापस ले लिया। ऐसा इसलिए करते हैं गांधी जी क्योंकि भारतीय जो है निहत्थी है, उनके पास अस्त्र नहीं है। अंग्रेज़ों के पास एक अच्छी प्रशिक्षित सेना है जिसका पूरे विश्व में राज है। उससे एक अहिंसा के थ्रू लड़के जितना बहुत मुश्किल काम है, मतलब उसमें परिपक्व होना पड़ेगा आपको।
और अगर आप हिंसा करेंगे तो अंग्रेज तुरंत दबा देंगे। इसलिए गांधी जी देखते हैं जब भी हिंसा शुरू में होती है तो वो आंदोलन को वापस ले लेते हैं। अब देखेंगे इनके आंदोलन में जैसे अभी खिलाफत सत्याग्रह देखें, हिंसा भी वापस ले लिया, जलिया। इसके बाद आप देखेंगे असहयोग आंदोलन, जहाँ पे फिर चौरा चौरी कांड घटेगा, फिर आंदोलन वापस लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे समन्वय आंदोलन, उसको वापस लेते हैं, दूसरी वजह होती है, लेकिन हिंसा वहाँ भी है। उसके बाद आप चरम सीमा पे देखेंगे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जहाँ पे हिंसा होती है लेकिन गांधी जी वापस नहीं लेते हैं। इसको बोलते हैं सरकार ने जो क्रिया किया है उसके लिए भारतीयों की तरफ से प्रतिक्रिया दी जा रही है। गांधी जी वही हैं लेकिन उनका रूल बदल रहा है, क्योंकि भारतीय जो जनता है उसको गांधी जी ने 20-25 सालों में 1919 से लेकर 1942 तक इतना प्रशिक्षण दे रखा है कि लोग अपनी मर्जी से जो सही लग रहा है वो कदम उठा रहे हैं। तो अब इन्होंने, गांधी जी ने सत्याग्रह वापस ले लिया। गांधी जी ने स्वीकार किया कि लोगों को सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा का मतलब होता है विनय के साथ किसी काम को, किसी नियम को मानने से इनकार कर देना। सविनय अवज्ञा के लिए कहना उनकी बड़ी भूल थी, क्योंकि जनता अभी अहिंसक आंदोलन के लिए प्रशिक्षित नहीं हो पाई थी। अब देखें आगे है 19 अप्रैल 1919 ईस्वी को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमीशन का गठन होता है। ये हंटर कमीशन का गठन क्यों होता है? हंटर कमीशन का गठन होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए लोगों के लिए, कि जनरल डायर ने कदम जो उठाया वो गलत था, सही था, और कितने लोग मरे थे, इन सब की जांच के लिए एक कमेटी बनी जिसका नाम था हंटर। हंटर कमीशन की, लॉर्ड हंटर थे और लॉर्ड हंटर कमीशन का गठन हुआ। इसमें 8 सदस्य थे, 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। ये याद आपको करना जरूरी है कि इसमें कितने भारतीय थे हंटर कमीशन की में। तो 3 भारतीय थे, तीनों का नाम आपको याद रखना होगा, जगत नारायण, सर चिमनलाल सितलवाड़, और एक लास्ट में है साहबजादा सुल्तान अहमद। ये तीनों नाम आपको याद रखना होगा, ये क्वेश्चन बनता है और पूछा जाता है अक्सर। इसकी रिपोर्ट, हंटर कमीशन ने रिपोर्ट में जनरल डायर का बचाव किया, यानी हंटर कमीशन ने जनरल डायर को निर्दोष साबित किया। उसके बाद दूसरा क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने भी इस कांड को उचित ठहराया। अब ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या है? जैसे भारत में लोकसभा है निम्न सदन, और उस सदन का नाम है राज्यसभा। राज्यसभा के बराबर जो ब्रिटेन में व्यवस्था बनी हुई है संसदीय प्रणाली के तहत, उसका नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इन दोनों ने क्या किया? हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने भी जनरल डायर का बचाव किया और हंटर कमीशन ने भी किया। इसके विरोध में भारतीयों के द्वारा कांग्रेस ने, चूँकि भारतीयों का प्रतिनिधित्व कांग्रेस कर रही थी, तो कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया, जिसका अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय को बनाया गया। ये मदन मोहन मालवीय वही हैं जिन्होंने रॉलेट एक्ट के विरोध में केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा से इस्तीफा दे दिया था। देखिए पिछले पेज पे मैंने पढ़ाया था और आप इस पेज पे देख रहे हैं, 2 बार नाम आ रहा है मदन मोहन मालवीय का। इनका नाम से बनता है मालवीय आयोग। ये 3 सदस्यीय है, इसके एक है अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय और 2 सदस्य हैं। पहला सदस्य का नाम है महात्मा गांधी और एक है मोतीलाल नेहरू। इसमें आप देखेंगे कि महात्मा गांधी ने क्या किया, मालवीय आयोग की जो रिपोर्ट तैयार हुई उसका ड्राफ्ट तैयार किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया? वहाँ आंसर होगा मदन मोहन मालवीय। और पूछेगा कि उसमें कौन कौन से सदस्य थे, तो आपको महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी, इनका नाम याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। और पूछा जाएगा कि मालवीय आयोग जो थी उसकी रिपोर्ट ड्राफ्ट किसने बनाया था, वो उसका आंसर होगा महात्मा गांधी। अब आप देखेंगे महत्व में क्या है, प्लासी ने, महात्मा गांधी का कथन है, प्लासी ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी और अमृतसर ने उसे हिला दिया। यह जो ब्रिटिश साम्राज्य की जो नींव है उसको अमृतसर के जलियांवाला बाग कांड ने हिला दिया है, ऐसा। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि के रूप में देखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे सब असहयोग आंदोलन की घटना घटती है, उसके पृष्ठभूमि के रूप में है, जनता प्रशिक्षित हो रही है। रॉलेट एक्ट विरोधी आंदोलन की
असफलता ने गांधी जी को जन कांग्रेस बदलने की प्रेरणा दी। गांधी जी ने देखा कि इस सत्याग्रह में, रोले सत्याग्रह में जन भागीदारी कम है, और जन भागीदारी कम है तो इसमें जन भागीदारी बढ़ाने के लिए गांधी जी को इससे प्रेरणा मिली, जो कि असहयोग आंदोलन देखने को मिलता है। कांग्रेस का अधिवेशन एक नागपुर अधिवेशन 1920 में होता है, जिसमें कांग्रेस की जो फीस होती है उस ज़माने में 5 रुपये हुए करती थी, जिसको घटाकर 25 पैसे कर दी गई, ताकि गरीब से गरीब जनता भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर सके। जन भागीदारी के बारे में गांधी जी को कहाँ से प्रेरणा मिली? गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन कर रहे थे, वहाँ पे एक बार ये पहले अंग्रेज किसी अफसर के पास गए थे अपनी बात को रखने के लिए, तो फिर गांधी जी के पीछे जो भारतीय पीछे बस जो वहाँ पे रहते थे दक्षिण अफ्रीका में खड़े थे, इसको अंग्रेज अफसर ने देख के कहा कि मैं इस पे बात करूँगा, और उनकी बात को मान लिया गया। तो गांधी जी को लगा कि ये जो पीछे जनता खड़ी है, इसके कारण से ही अंग्रेज सरकार ने इस बात को मानी है, तभी से वो जन भागीदारी पे बल देना शुरू कर दिए। यह आंदोलन असफल रहा, ये सीमा है इस आंदोलन की, और हिंसात्मक स्वरूप ग्रहण किया। हिंसा के बल पे गांधी जी चूँकि आंदोलन कर रहे थे तो हिंसात्मक रूप लिया, तो एक सीमाएँ हो सकती है। ये मेंस का आंसर भी तैयार करने के लिए है, और ऑब्जेक्टिव तो मैंने आपको लगभग बताया है। अब आपको देखना है यहाँ से आगे क्वेश्चन क्या बनता है इनका। तो इनका क्वेश्चन बनता है, आप देखें ये क्वेश्चन है टोटल 28 क्वेश्चन हैं, और लगभग आप सारे का आंसर जानते होंगे। जितना मैंने पढ़ाया है उसमें आप देख लेंगे, उसमें आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे पहला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? सार्वजनिक रोष क्यों उत्पन्न किया? तो आप देखेंगे, पहला है इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया। बिल्कुल नहीं, धर्म की स्वतंत्रता की बात ही नहीं थी। इसने परंपरागत शिक्षा को दबाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। ये IAS 2009 का क्वेश्चन है। और डी है, इसने श्रमिक संघ ट्रेड यूनियन की गतिविधियों को नियंत्रित किया। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इसका सही आंसर सी होगा। इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। दूसरा क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? 1909, 1919, 1929, 1939। सही आंसर है इसका 1909। ये भी हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन करें, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन, बी बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। तीसरा है सी है खिलाफत आंदोलन का दमन। डी है प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका आंसर बी होगा, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। अब आप देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन बनता है, रॉलेट एक्ट से सेडिशन कमेटी की सिफारिशों पर आधारित थी। कौन सा कथन सही है? मैंने आप इसको सबसे पहले टॉप पे पहले पेज पे बताया था। सेडिशन कमेटी थी जिसने पूरे विश्व में युद्ध के बाद कैसे ब्रिटिश संसद नियंत्रण रखे उसके लिए सिफारिशें की थी, तो ये सही है। रॉलेट एक्ट में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। बिल्कुल किया, मैंने बताया था होम रूल आंदोलन के बारे में आपको। और सी है साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन सत्याग्रह के साथ साथ में नहीं। साइमन कमीशन इंडिया में 1928 में आती है, ये बात की बात है। तो सिर्फ ए और बी, अर्थात बी आंसर इसका सही होगा। IAS 2015 का क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे ये पाँचवा क्वेश्चन है। पाँचवा क्वेश्चन क्या है, और ये JPSC में पूछा गया है। रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? प्रयोजन क्या था रॉलेट एक्ट का, क्या उद्देश्य था? आप देखेंगे, मैंने बता दिया है आपको। ये हो गया अपना पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवा क्वेश्चन देखें, भूमि सुधार बिल्कुल नहीं, क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, ये आंसर सही है। और उसके बाद देखें बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये सही नहीं है। और द्वितीय विश्व युद्ध बंदियों को मुकदमा चलाना, ये भी गलत है। तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा।
अब छठा क्वेश्चन देखें, रॉलेट एक्ट जब पारित हुआ तब उस समय भारत का वायसराय कौन था? मैंने आपको बता दिया था, अगर आपने याद किया होगा तो आ जाएगा ए इरविन, बी रीडिंग, सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड और डी लॉर्ड वेवेल। आप याद करें, बताइए। इसका आंसर है सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अब दोस्तों आप आएँ, यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखें, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला शासिक कदम था। देखिए, बिहार के बंदे होते हैं वो जनरली चंपारण आंदोलन जो कि 1917 में हुआ उसको टिक मार देते हैं। इसमें देखिए, इसमें ए है असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, बी रॉलेट सत्याग्रह 1919 में, और चंपारण आंदोलन 1917 में, और डंडी मार्च ये 1930 में। तो यहाँ पे पहला चंपारण आंदोलन हो रहा है, दूसरा रॉलेट सत्याग्रह। इसी दोनों में से कोई आंसर होगा। चंपारण आंदोलन है साहसिक कदम, लेकिन वो बहुत ही छोटे से, उसका परिणाम बड़ा है। परिणाम हुआ, किसान आंदोलन को बल मिला, लेकिन जो हुआ है वो बिल्कुल छोटे से जगह पे हुआ है। उस तरीके से रॉलेट सत्याग्रह है जो देशव्यापी हुआ था। 6 अप्रैल 1919 को जो सत्याग्रह की शुरुआत की गई वो पूरे देशव्यापी था, इसलिए यहाँ बड़ा है। ये IAS 99 में पूछा जा चुका है। देखिए, चंपारण आंदोलन मैंने बनाया है, होम रूल इसमें रॉलेट एक्ट में शामिल था, ये मैंने जो बनाया हुआ है। रॉलेट सत्याग्रह में होम रूल भी शामिल थे। खिलाफत वाले थे जो मुस्लिम में, हिंदू मुस्लिम एकता हो गई थी 1916 में, उसको भुनाया गया इस आंदोलन में। और सत्याग्रह जो गांधी जी के समर्थक थे वो भी थे। अब देखिए, ये रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव किया किसने दिया था? यहाँ पे देखिए, ये आंसर है अबुल कलाम आज़ाद, बी गांधी जी, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, और डी है स्वामी श्रद्धानंद। UPPCS का क्वेश्चन है ये, स्वामी श्रद्धानंद सही आंसर है। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? ये जो एक्ट है, द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919, इसको बोला जाता है रॉलेट एक्ट। 1919 में है, तो जो भी है आपको रॉलेट एक्ट से संदर्भ में है। ठीक है, तो ये भी आंसर हो गया ए। इसके बाद आप पढ़िए, कौन सी घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत पूर्व घटी थी? जलियांवाला बाग के पहले क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन नहीं, 1920 में हुआ। सांप्रदायिक अवरण नहीं, ये बाद का घटना है, 1932 की घटना है। और साइमन कमीशन का ना 1928 की घटना है। रॉलेट एक्ट का बनना, रॉलेट एक्ट के विरोध में ही तो जलियांवाला बाग घटना हुई, तो ये आंसर है। उसके बाद बरहमा देखिए आप, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब हुआ? हमने आप लोग को तारीख याद कराई थी, 3 मई 1918, 1 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 और 29 अप्रैल 1919। ये UPPSC और BPSC में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है 13 अप्रैल 1919। अब 13वां क्वेश्चन देखें, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। क्या है? कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी बदले जाने से नहीं, ये 1912 में हो चुका है। जलियांवाला बाग त्रासडी से बिल्कुल यही सही है। और उससे के बाद है बंगाल विभाजन 1905। उसके बाद खिलाफत आंदोलन 1919 में ही आप शुरू करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, जो आंसर है वो है बी, जलियांवाला बाग त्रासडी से। BPSC का क्वेश्चन 92 में पूछा जा चुका है। अब आप देखिए 14वां क्वेश्चन, आप देखिए 14वां क्वेश्चन है जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ? मेरठ, आगरा, अमृतसर, लाहौर। UK, अर्थात ये उत्तराखंड का PCS का क्वेश्चन है। इसका आंसर है अमृतसर। और लास्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को लोग एकत्रित हुए किसकी गिरफ्तारी के विरोध में? मैंने कहा था आपको, इसका डी आंसर होगा, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ये डी आंसर है इसका। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं इनका। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 15 के बाद 16 हो जाएगा। हम देखें, जो घटना घटी है 16 में, आप देख लें 16 में क्या है, 16 नहीं 17 क्वेश्चन नंबर है ये।
जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? सिर्फ वही है जो पिछले वाला क्वेश्चन था, वही है। इसका भी सही आंसर क्या होगा दोस्तों? गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के लिए प्रतिविरोध में नहीं, बिल्कुल गलत है। किचलू एवं सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध प्रदर्शन करने के लिए, बिल्कुल दोस्त यही सही है। और गलती क्या करते हैं लोग, डी जो आंसर है इसका रॉलेट एक्ट के विरोध में मारते हैं, जो कि ये गलत है, ये नहीं आंसर होगा। और उसके बाद वैशाखी के लिए प्रार्थना पत्र देने के लिए, चूँकि वैशाखी का दिन था इसलिए वैशाखी जोड़ दिया गया। इसका सही आंसर बी होगा, इसका सही आंसर बी होगा। उसके बाद आप पढ़े 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन है 30 मई 1919 को अपना अवार्ड नाइटहुड भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे। दोस्तों आपको डेट पे नहीं जाना है, मैटर पढ़ना है। ये आप डेट मत देखें कि 30 मई है कि क्या है, आप बात पढ़ें क्या है। नाइटहुड अवार्ड जो है भारत सरकार को किसने लौटाया? मैंने आपको बताया था, पिछले पेजों में आपको पढ़ाया था मैंने कि, या फिर कह देगा किस व्यक्ति ने, जैसे इसका आंसर क्या है पहले आप ये देखें। नाइटहुड की सर रविन्द्रनाथ टैगोर को मिली थी। नाइटहुड मिलने के कारण ही ये नाम के आगे सर लगाते थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जमनालाल बजाज, तेज बहादुर सुप्रू, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। अब सिंपल रविन्द्रनाथ टैगोर, ये यूपीपीसीएस और आईएएस 2006 में पूछा जा चुका है। इसका सही है रविन्द्रनाथ टैगोर। अब इसका रिवर्स क्वेश्चन बनता है जो कि पूछा जा चुका है। सर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि किस कारण से लौटा दी थी? वहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड आएगा। अब देखिए 19वां क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। मैंने आपको याद कराया था कौन है? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, शंकरन नायर और जमनालाल बजाज। यूपीपीसीएस में पूछा है। शंकरन नायर, शंकरन नायर, ये सही आंसर है। अब 20वां क्वेश्चन देखें आप। निम्न में से किसने सर की उपाधि त्याग दी? आपको बताया था सर की उपाधि, अभी बताया मैंने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि मिली थी तो इन्होंने त्याग दिया। अब आप 21वां क्वेश्चन देखें। घटनाओं का सही क्रम बताएं। देखिए इस विषय रटने का जरूरत नहीं है, मैंने जो समझाया है आपको चैप्टर में आप उसके तहत जाएं। जलियांवाला बाग का हत्याकांड पहले हुआ था, डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बनाया गया था, तो डॉक्टर सत्यपाल को बंदी पहले बनाया गया था, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड 2-1। और उसके बाद कौन सी घटना घटेगी? 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन। कांग्रेस का जनरली जो अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन होता है, वो दिसंबर के महीने में होता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अप्रैल में घटी थी। दिसंबर में तो पहले 2 होगा आंसर, फिर 1 होगा और फिर 3, ये सही क्रम होगा। पहले 2, फिर 1 और फिर 3, ऐसे। अब आप 22वां क्वेश्चन देखें। 22वां क्वेश्चन क्या है? हंटर आयोग की नियुक्ति की गई, क्यों की गई भाई? ये है काली कोठरी की घटना के बाद। ये गलत है क्वेश्चन है। काली कोठरी की घटना के बाद, काल कोठरी की घटना एक है जो कि इतिहास में 1757 में प्लासी के युद्ध जो होती है घटना, उसके आसपास की बनाई गई थी। तो 1760 के आसपास की एक है। उसको हॉलवेल एक नामक अंग्रेज हैं जिन्होंने काल कोठरी में अंग्रेज़ों को बंदी बनाने का सिराजुद्दौला के ऊपर लगाते हैं, आरोप लगाते हैं। एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, मैं बताऊंगा आपको। और इसके बाद है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, बिल्कुल जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही हंटर आयोग का गठन किया जाता है। अब आप पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है 23वां। इसका है जनरल डायर किस घटना से जुड़ा हुआ है? जनरल डायर ब्लैक होल कलकत्ता, बिल्कुल गलत है। रानी दुर्गावती की लड़ाई, ये भी सही नहीं है। 1857 का सत्याग्रह, ये भी सही नहीं है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, यही सही आंसर है। एमपीपीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है 22वां। अब आप 24वां देखें। जनरल डायर को किसने मारा था? पृथ्वी सिंह आज़ाद, बी सरदार किशन सिंह, सी उधम सिंह और डी सोहन सिंह जोश। देखिए बीपीएससी में उत्तराखंड में और यूपीपीसी से पूछा जाए। इसका सही उत्तर है उधम सिंह। जनरल डायर जब रिटायर होके इंग्लैंड वापस चले गए तो सेमिनार में जाया करते थे। तो उधम सिंह जो थे ये पैदल ही यहाँ से यूरोप की यात्रा की इन्होंने, और यूरोप जाकर वहाँ पे इंग्लैंड में जाकर एक सेमिनार में
उधम सिंह ने उनको पिस्टल से गोलियां मार दी, जनरल डायर को, और उसके बाद उधम सिंह को फांसी की सज़ा दे दी गई। अब आप देखेंगे क्वेश्चन पढ़े, 25 क्वेश्चन पढ़े हम लोग। 25वां क्वेश्चन है, इसमें यह है 25वां क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। कांग्रेस जांच समिति, उसका प्रारूप किसने लिखा था? मैंने आपको बता दिया है, जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल नहीं सदस्य थे भी नहीं, महात्मा गांधी ये सदस्य थे, सी आर दास सदस्य नहीं थे, और फजलुल हक भी सदस्य नहीं थे। इसका सही आंसर महात्मा गांधी है। उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? मैंने आपको बता दिया है, ये क्वेश्चन पहले भी आया है, चेम्सफोर्ड थे। उसके बाद आप आइए 27वां क्वेश्चन में आइए, लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है। निवारक हत्याकांड, ये जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड आंसर है। इसके बाद आप आइए, किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? आप देखेंगे, द आर्म्स एक्ट, द पब्लिक सेफ्टी एक्ट, द रॉलेट एक्ट, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। बिल्कुल सही आंसर है इसका द रॉलेट एक्ट। दोस्तों, इस तरीके से यह चैप्टर ख़त्म होता है। मैं अगला वीडियो बनाऊंगा इतिहास से संबंधित, ज्योग्राफी से संबंधित और पॉलिटी से संबंधित, साइंस से संबंधित भी आएंगे। आप लोग चाहें, पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लें इसको। थैंक यू वेरी मच।